एक बार देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी पहले जो फ्लो में चल रहा है उसको फिनिश कर लें, कि अब मेरे को नहीं लगता आगे के एसआरजी टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। ठीक है, कैसा रहा कल का टेस्ट आप लोगों का? हाउ वाज द टेस्ट? वेंट वेल सर, अच्छा गया। अच्छा, जिन लोगों ने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं फटाफट मार्क्स बताओ, खुद के मार्क्स जिन्होंने इवैल्यूएट कर लिए। 120, 119, 546 टोटल मार्क्स से 148 इज गुड। पलक बहुत अच्छे। 116, 150, 130, 120, 115। एनीबडी क्रॉसिंग 150 जिसने इवैल्यूएट किया हो? 90 समथिंग, सो हो सकता है 127 इज गुड। हिमांक 30 की 130? 530। खुश रहो बेटा। आदित्य, कहाँ है आदित्य? आदित्य का स्कोर? हिमांक 130, गुड गुड गुड। एक अंदाजा? 124, ठीक है बेटा। आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो, क्योंकि एसआरजी जैसा आया नहीं था। सही बात बताऊं, एसआरजी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। तो मेरे हिसाब से इसमें यदि आप 100 प्लस हैं तो सेफ जोन में है, 70 के नीचे है तो खतरे के जोन में है। खतरा का जोन मतलब हमको बहुत अलर्ट होके पता करना है कहाँ गड़बड़ है। खतरे का जोन मतलब ये नहीं कि हम सिलेक्ट नहीं हो सकते, नॉट एट ऑल। खतरे का जोन ये है कि हमको ना एक्स्ट्रा केयर रखना है फिजिक्स की, हमको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ हमने गलतियां करी हैं, उन गलतियों से बचना है। ठीक है, तो ये जो 70 प्लस वाले जितने भी हैं उनको कहूँगा सेफ जोन में है। जो 120 प्लस, 115, 120 प्लस हैं, श्योर रीजन में भाई काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। 115, 120 के नीचे जो है वो उनकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि भैया वो इधर आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। कल मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन देख लिया था। अब एक दो क्वेश्चंस और फिर नया टॉपिक चालू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा क्वेश्चन का, पढ़ देता हूं क्वेश्चन फटाफट। करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय 50% when resistance of coil is increased to double of initial value. Find percentage change in voltage sensitivity. किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो मैंने पढ़ दिया, और सॉल्यूशन में पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज पूछा है और आपको दो पैरामीटर्स में चेंजेस दे दिए हैं, तो सुने ध्यान से, समझें। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज पूछा है आपको, और विच इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर। लास्ट लेक्चर में लास्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपने को दे दिया है कि ये 50% से बढ़ गई है। तो यदि पुरानी करंट सेंसिटिविटी आपने ऐसा ही मानी है तो ये अब बढ़ के 1.5 टाइम्स होगी। 50% का इंक्रीमेंट यानी 1.5 टाइम्स, ये करंट में भी बताया मैंने। रेजिस्टेंस के लिए अपने को कहते हैं कि उसको डबल कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस आर था वो 2R हो गया। और हमको यदि वोल्टेज सेंसिटिविटी की फाइनल वैल्यू चाहिए तो किस फैक्टर से चेंज हो रही है? देखो, ये इसके कारण 1.5 का फैक्टर आ रहा है और रेजिस्टेंस के कारण नीचे 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज 1.5 डिवाइड बाय 2 टाइम्स इनिशियल। ठीक है, कैसे? इसके कारण ऊपर 1.5 टाइम्स का फैक्टर आ गया, इसके कारण नीचे 2 का फैक्टर आ गया।
तो फाइनली जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो ऐसे डायरेक्टली लिखी जा सकती है। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/4 ऑफ इनिशियल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपने को परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज इज फाइनल वैल्यू divided by initial value minus 1 into 100। तो ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू 3/4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू माइनस 1। तो 3/4 यानी 0.75, 0.75 minus 1 is minus 0.25 into 100 is minus 25%। ठीक है, ये मेरे को मालूम है, ये कुछ लोग बिल्कुल पुराना सब भूल गए हैं। बेटा कोई भी क्वांटिटी यदि 50% से बढ़ती है तो 1.5 टाइम्स हो जाएगी, यदि 30% से बढ़ती है तो 1.3 टाइम्स हो जाएगी, 40% से बढ़ती है तो 1.4 टाइम्स हो जाएगी। ये ध्यान रखना, मैंने ये करंट में बताया था। देखो काफी लोग पूछ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि है ना नाराजगी वाली बात है। ये मैंने आपको करंट के समय बताया हुआ है, प्लीज नाउ यू शुड रिमेंबर कि कोई भी क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू सपोज क्यू नॉट है, कोई क्वांटिटी है कुछ भी, यदि इसको अपन 20% से बढ़ा रहे हैं तो 1.2 टाइम्स हो जाएगी, यदि 30% से बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगी बढ़ के 1.3 टाइम्स इनिशियल वैल्यू। डू रिमेंबर दिस? ठीक है, याद आया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। 11th के लगभग सारे क्वेश्चंस नहीं बने बेटा, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कह रहा हूं ना, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं आप लोगों की। जैसे ये एक जनरल रिस्पॉन्स आ रहा है, जनरल रिस्पॉन्स काफी लोगों का कि 11th में मेजर प्रॉब्लम आ रही है। जब क्वेश्चन इजी आ जाते हैं तब ये रिस्पॉन्स थोड़ा कम आता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स। लेकिन जहां थोड़े से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यू स्टार्ट पैनिकिंग। फिर मेरे पास सबके मैसेज आते हैं, सर 11th का क्या करें। मैं आपको एक सिंपल सा गणित बताता हूं। जैसे अभी आप 12th को अच्छे से कर लेंगे तो 12th के एंड में जो अभी आप 11th में सफर कर रहे हैं, ऐसा 12th में सफर नहीं करेंगे। डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन, 12th को लॉक करो। तो जब हम 11th पढ़ाएंगे तो आपको मालूम है भैया 12th तो हमने अपनी जेब में रखा है, पक्का है, तो डबल माइंड नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा फोकस 12th पे। और हाँ, कभी कभी समय मिलता है एडिशनल, तो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको रिवाइज करें, अलाउड है। बट 12th को साइड में रख के कभी नहीं, ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं बेटा, आ जाएगा, अटेम्प्ट करना आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट। मतलब ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आए हुए तीन तीन लगा, मतलब मेरे पास पुरानी किताब है 12th की, उसमें 99, 2000, 2001 तीनों साल इस टाइप के क्वेश्चन आया। कि वो कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में करंट सेंसिटिविटी को इतने से चेंज किया, रेजिस्टेंस को इतने से चेंज करके, तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना चेंज आएगा। अरे किन्हीं भी दो में चेंज दिया, तीसरे में चेंज पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये बढ़, इसमें कितना चेंज आया, ये 1.2 टाइम्स हो गई है। रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स। इसमें चेंज निकालना है तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी की फाइनल वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है SI/R। और फाइनल वैल्यू इनिशियल के कितने टाइम्स हो जाएगी, किस फैक्टर से चेंज हो रही है, इसके कारण 1.2 का फैक्टर आ रहा है, इसके कारण नीचे 1.5 का फैक्टर आ रहा है। तो इनिशियल वैल्यू इस फैक्टर से चेंज होकर फाइनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और 1.2, 1.5, 12/15 दैट इज 4/5 यानी 0.8। तो परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू माइनस 1 into 100। वैसे तो -20% डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो लोग कंफर्टेबल हो गए कि क्वांटिटी यदि 0.8 टाइम्स हो गई मतलब 20% से रिड्यूस हो गई है, 1.2 टाइम्स हो गई है ना। ये समय बचाना बेटा, क्वांटिटी बढ़ के हो गई है 1.2 टाइम्स, तो 20% से बढ़ गई है। 0.8 हो गई है मतलब 20% से कम हो गई है।
1.3 टाइम्स हो गई तो 30% से बढ़ गई है, 0.7 हो गई मतलब 30% से कम हो गई है। ये तो आपने पढ़ा है मैथ्स में, डेफिनेटली पढ़ा है, उसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर है ये? तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो कि इनिशियल की 0.8 टाइम्स है डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी की इनिशियल वैल्यू, इससे आपको -20% मिल जाएगा। करंट में बताया था मैंने, बट लोग भूल गए, कोई बात नहीं, चलो मैंने एक बार और बता दिया। बट ये गड़बड़ कर रहे हैं जो लोग, भूल गए हैं वो लोग, पढ़ने का तरीका इंप्रूव करें बेटा। चलो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नोट नहीं करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया क्या है, उन्होंने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, दो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर्स के लिए, दोनों के लिए ये चार पैरामीटर्स दे दिए, और दोनों के लिए जो स्प्रिंग है वो सेम है। दोनों में जो स्प्रिंग यूज किया, टॉर्शनल स्प्रिंग, वो सेम है। और आपको करंट या वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछा है, तो जैसे SV1 डिवाइडेड बाय SV2 ये पूछ लिया है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर बता रहा हूं। जो बेसिक इक्वेशन है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की, दैट इज MB sin 90 k थीटा, MB sin 90 k थीटा, और इसको रिप्लेस कर दो आप, NIAB इज इक्वल टू k थीटा। और यदि आपको वोल्टेज मेजर करना है तो करंट हटा दो, करंट को लिख दिया V/R, मैग्नेटिक मोमेंट हुआ NIA, बी एज इट इज के थीटा, और करंट को रिप्लेस किया वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से। तो अब यदि आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखना है तो थीटा बाय वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो ये वी को हटा देते हैं, इधर ले जाते हैं, हटा दिया वी को, के को इधर से हटा के इधर ले आते हैं। अब दोनों के लिए कहा है कि जो स्प्रिंग है वो सेम है, मतलब ये तो सेम है, और ये दोनों के लिए दे रखे हैं, तो रेशो निकल जाएगा। अब ये नोट मत करो बेटा, आपको लेवल बता रहा हूं इस टॉपिक की क्वेश्चंस का लेवल। ओपन आ जाते हैं नए टॉपिक पे, और आज का टॉपिक थोड़ा डिमांडिंग है। ठीक है, लिखो, स्क्रीनशॉट लो रादर, मैं पढ़ देता हूं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लोगों ने खूब रिसर्च करी ये पता करने के लिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। तो पुराने जमाने में गिलबर्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी। उसके हिसाब से वो कहते थे कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बड़े से बार मैग्नेट के कारण है, जो कि अर्थ के एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है ना। उन्होंने थ्योरी प्रपोज करी, अंदर जाके देखा तो किसी ने नहीं। तो उनकी थ्योरी, और अब जो मॉडर्न व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरीज अपने को हल्का फुल्का उसका डिस्क्रिप्शन अपने को कवर करना है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो पुरानी थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट, Earth's magnetic field is due to huge bar magnet kept close to axis of rotation of Earth, है ना। गिलबर्ट करके जो साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज क्रिएटेड बाय अ ह्यूज बार मैग्नेट विच इज केप्ट very close to axis of rotation of Earth. But a modern view says that it is caused by electric current produced by convective motion of metallic fluid in outer core of Earth. This fluid contains ions of iron and nickel which cause current. ठीक है, दोनों को समझना है, ये आपके पास नोट्स में होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूं क्या कह रही है दोनों थ्योरीज, वो समझाता हूं मैं। और ये भी पॉइंट पहले नोट कर लें भाई, गिलबर्ट के हिसाब से तो यहाँ एक मैग्नेट रखा हुआ है अंदर, और बहुत सारे रिसर्च डेटा इकट्ठा करके पता चला, यदि अपन ये मानते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, तो मैग्नेट इस एक्सिस के अलोंग नहीं है, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं है, वो इसके साथ 11.3 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो पहले समझे फिर इसका स्क्रीनशॉट लें कि भाई पुरानी वाली थ्योरी तो निग्लेक्ट हो गई है, निग्लेक्ट हो गई है, रिजेक्ट हो गई है कि बार मैग्नेट है। लेकिन आज भी हमको ऑन पेपर यदि कैलकुलेशन परफॉर्म करना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम बार मैग्नेट मान के ही काम करते हैं। कोई भी थ्योरी आज तक प्रिसाइसली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, और जिस थ्योरी से क्लोजेस्ट रिजल्ट मिलता है वो गिलबर्ट थ्योरी है।
फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने कारण है जो कि अपन मैग्नेटिक मटेरियल में समझेंगे। वे अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट, सॉलिड बार मैग्नेट जैसा कुछ हो, क्योंकि यहाँ तो मोल्टन स्टेट है, बहुत हाई टेम्परेचर है, सॉलिड फॉर्म में मैग्नेट कैसे रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आगे पढ़ेंगे कि बहुत हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव ही नहीं करता, उसका अपना कारण है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो भाई इतने हाई टेम्परेचर पे, अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है, ये मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन कर ही नहीं सकता। ये दो मेजर रीजंस हैं जिनके कारण की थ्योरी को रिजेक्ट किया, कि अंदर सॉलिड फॉर्म में मैग्नेट रह ही नहीं सकता, और है भी मान लो तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बार मैग्नेट मान के जो फील्ड अपन कैलकुलेट करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू के बहुत क्लोज होती है, तो ये भी ध्यान रखना। बट फॉर कैलकुलेटिव पर्पस वी यूज फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की फील्ड ही हमेशा यूज करेंगे। अर्थ की फील्ड कहीं कैलकुलेट करना है तो ये मानेंगे कि कौन क्रिएट कर रहा है, बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो बार मैग्नेट मान के अपन काम करते हैं तो वो बार मैग्नेट एग्जैक्टली अर्थ के एक्सिस के अलोंग नहीं है। अपन ऐसा मान लें कि वो 11.3 डिग्रीज पे है, तो आंसर बहुत एक्यूरेटली जो मेजर्ड वैल्यू उसके क्लोज आता है। तो ये पुरानी थ्योरी जो कि न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए अपन यूज करेंगे कि भाई ऐसा एक मैग्नेट है। और क्या ध्यान रखना है इसमें जो टर्म्स हैं, कि भाई ये तो रिसर्च से पता चला है कि जो मैग्नेट है यदि अपन मानते हैं तो एग्जैक्टली अर्थ के एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो 11.3 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन येलो कलर से प्लॉट किया है, यहाँ पर है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल है, और जो मैग्नेट है उसका एंड यहाँ है, तो यहाँ पर मैग्नेट के पोल्स आ गए। तो ये जो पोल है इसको कहते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। जो जियोग्राफिकल नॉर्थ के क्लोज पोल है वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, और ये जियोमैग्नेटिक साउथ है। लेकिन एक कैच है इसमें, नाम इसका जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है क्योंकि ये जियोग्राफिकल नॉर्थ के क्लोज है, लेकिन एक्चुअल में यहां मैग्नेट का, यहां पर एक्चुअल में मैग्नेट का साउथ पोल है। एक्चुअली इट इज साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। और यहां पर जो जियोग्राफिकल साउथ के क्लोज है पोल मैग्नेट का, उसको कहते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ, जियोमैग्नेटिक साउथ। लेकिन एक्चुअल में ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये नेम्स। अच्छा, जो पुरानी थ्योरी उसको भी समझते हैं। नहीं, नई थ्योरी, पुरानी थ्योरी तो मैंने बता दी। नई थ्योरी भाई ये कहती है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका कारण जो है एक फ्लूइड है, ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो अंदर जो टेम्परेचर बहुत हाई है उसके कारण मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, तो वो जो मोल्टन लिक्विड है वो अर्थ के साथ साथ घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन इस मेटल के लिक्विड फॉर्म में घूमने से कोई मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी जनरेट होगी। यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है कि जो मेटल एटम है उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम के बाहर निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करना है। टेम्परेचर इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा हीट अवेलेबल है कि ऑलमोस्ट सभी एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि छोड़ के चला गया तो पॉजिटिव आयन रह गया। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो आयरन और निकल के पॉजिटिव आयन्स हैं इसमें, उनके कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। भाई चार्ज फ्लूइड मूव कर रहा है, चार्ज रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इट इज इक्वल टू करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो नई थ्योरी कहती है कि भाई ये जो आउटर कोर में, अर्थ के आउटर कोर में लिक्विड फ्लो है अर्थ के रोटेशन के कारण, उस लिक्विड में पॉजिटिव आयंस होने के कारण एक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है।
ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, दिस करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेमांग ये इररिलेवेंट है, ये मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं बेटा, वो तो रेफरेंस है, जीरो पोटेंशियल होता नहीं है, वो तो रेफरेंस है, हम कहीं भी मान सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों थ्योरीज, ये पहली वाली जो स्लाइड है इसमें दोनों थ्योरीज का स्मॉल डिस्क्रिप्शन है, और ये डेटा जो आपको याद रखना है। अब कुछ डेफिनेशंस, जियोग्राफिक मेरिडियन लिखे हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन पहले डेफिनेशन लिखे हैं फटाफट, या मैं यहां जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं उनके लिए लिख भी देता हूं और बोल देता हूं जो लोग डिक्टेशन से नोट कर रहे हैं। एट एनी पॉइंट, at any point geographical meridian is a vertical plane passing through two geographical poles of earth। दोनों पोल्स जिस वर्टिकल प्लेन में आ जाते हैं, दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, अब एक इसको समझें, किसी एक पॉइंट से कितने वर्टिकल प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर, किसी एक पॉइंट से कितने वर्टिकल प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी? इनफाइनाइट। लेट अस विजुअलाइज दिस। जैसे ये फाइल वर्टिकली रखी है, मेरे पैरेलल में, मैं वर्टिकली खड़ा हूं, ये भी वर्टिकल होगी। कितने प्लेन से देखो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा नया प्लेन मिल जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करूंगा नया प्लेन। तो यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स किसी एक पॉइंट से। जैसे ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से पासिंग कितने वर्टिकल प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन वो प्लेन जिसमें दोनों ज्योग्राफिकल पोल्स आ जाते हैं, जिसमें दोनों ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस आ जाते हैं, दैट वर्टिकल प्लेन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो जैसे ये इधर साउथ डायरेक्शन है, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, तो ये जो प्लेन है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं है, क्योंकि इसमें तो ईस्ट वेस्ट आ गए, इसमें तो ईस्ट वेस्ट आ गए। एक्चुअल में मैं जिधर फेस करके खड़ा हूं ना, दैट डायरेक्शन इज ईस्ट, सामने वाला डायरेक्शन ईस्ट ही है। तो ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, बट इसमें दोनों ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, जिसमें एक्चुअल ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस आ जाते हैं, दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, इसमें अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आ जाता है, इट कंटेन्स ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट जो अपने को समझना है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। प्लीज नोट इट, फिर मैं इसको समझाता हूं। मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज वर्टिकल प्लेन passing through magnetic poles of earth। Magnetic meridian at a point is vertical plane passing through magnetic poles of earth। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, Earth's magnetic field lies in this plane, magnetic meridian। Earth's magnetic field lies in magnetic meridian। ठीक है, अब इसको समझेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, इसमें ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ट्रू नॉर्थ, एक्चुअल नॉर्थ। और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा इधर है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ जो है थोड़ा इधर है। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे हैं। मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक नीडल तो हमेशा मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगी। तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा ये डायरेक्शन बताएगी, और ट्रू नॉर्थ थोड़ा अलग होता है। तो दोनों प्लेन्स भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहां पर दिस वर्टिकल प्लेन इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये वर्टिकल प्लेन जिसमें नॉर्थ और साउथ आ गए, और वो प्लेन जिसमें मैग्नेटिक पोल्स आ जाते हैं, जियोमैग्नेटिक साउथ, साउथ और नॉर्थ,
दिस प्लेन विच कंटेन्स मैग्नेटिक पोल्स दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ध्यान से सुना, जैसे ये एग्जैक्टली ईस्ट है सामने, तो सीधे हाथ पे एग्जैक्टली सीधे हाथ पे साउथ है और इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है। अब ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इधर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, थोड़ा सा हटके इस तरफ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ होता है, थोड़ा नॉर्थ इधर शिफ्ट हो गया और नॉर्थ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ के एग्जैक्टली अपोजिट आएगा साउथ। तो इसको ऐसे विजुलाइज करें, ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इधर जा रहा है नॉर्थ, एग्जैक्टली नॉर्थ, और मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा अंदर चले जाता है, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो दोनों प्लेन से अलग अलग हो गए, ये हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू टू पोल्स, जियोग्राफिकल पोल्स। और क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा अलग रहता है, तो वो दूसरा वर्टिकल प्लेन रहेगा जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में आपको एंगल मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुराने जमाने में जो सेलर्स हैं, सेलर्स थे, वो इसको यूज करते, इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते थे, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ है और उसको नॉर्थ तक पहुंचना है, नॉर्थ पोल पे पहुंचना है, तो मैग्नेटिक नीडल इधर वाला डायरेक्शन शो करेगी, और यदि वो इधर वाला डायरेक्शन फॉलो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ शो करेगी, वो इधर मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। नॉर्थ पोल से बहुत दूर है ये, डिस्टेंस वाइज फ्यू 100 किलोमीटर्स। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक नॉर्थ शो कर रही है, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ किधर है। तो इन दोनों, जो मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन शो करती है और जो ट्रू नॉर्थ है, दोनों के बीच में एंगल मालूम होना जरूरी है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अभी मत लिखना, नेक्स्ट स्लाइड में है वो डेफिनेशन। तो ये जो प्लेन है, एग्जैक्टली ये वाला प्लेन, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये ट्रू नॉर्थ की तरफ है, ये ट्रू नॉर्थ की तरफ है, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है। तो इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो मालूम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपन डायरेक्शन भटक जाएंगे। तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नोट करो इसको, इस स्लाइड को। डिफ्लेक्ट इन फॉरेस्ट, बहुत सारे कारण बेटा, आपका क्वेश्चन और स्पेसिफिक होना चाहिए राजेश्वरी बेटा। बहुत सारे कारण है। अभी यहीं पे मैग्नेटिक नीडल जो है वो कई बार फ्लक्चुएट करती है किसी एक पॉइंट पे। उसके कारण, उसका एक कारण ये रहता है कि जो कॉस्मिक पार्टिकल्स गिरते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे, कॉस्मिक पार्टिकल्स के फॉल की डेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि उनके मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक नीडल को अफेक्ट करती है। तो आपका क्वेश्चन और स्पेसिफिक होगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड geographic meridian at any point. It varies from place to place, and at a point it varies with time also. टाइम के साथ वेरी करता है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेरी नहीं करता, 50 से 100 साल का इंटरवल रहता है, तब थोड़ा माइनर वेरिएशन नोटिसेबल आता है, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पे जो भी वैल्यूज हैं, अभी अपन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे, सारी चीजें टाइम के साथ वेरी करती हैं, सारी चीजें टाइम के साथ वेरी करती हैं, ठीक है। तो सुनो, इसको ध्यान से समझो। ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल नॉर्थ इन ए ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में एंगल है, वो भी लिख लें। इट इज एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जो निडल शो करती है, ठीक है। ये हर जगह 11.3 नहीं रहता बेटा, हर जगह नहीं रहता, आपको वो 3D से मैं विजुलाइज करा दूंगा। हर पॉइंट पे 11.3 नहीं रहता, बहुत ध्यान से सुनो, इसको विजुलाइज करा देता हूं। जैसे जो नीडल है, हमेशा बहुत ध्यान से सुनना, जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल, वो हमेशा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। यहां इस पॉइंट पर आपको ये एंगल दिख रहा है, यहां पर है, तो मैग्नेटिक नीडल इधर पॉइंट करेगी, बहुत ध्यान से सुनना, और ये ट्रू नॉर्थ है। तो ये एंगल जो है ये 11.3 है। ये तो दो एक्सिस के बीच में एंगल है।
मान लो यहां अर्थ की सरफेस पे कोई व्यक्ति है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां कोई अर्थ की सरफेस पे व्यक्ति है, तो मैग्नेटिक नीडल इस मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, और ये एक्चुअल नॉर्थ ये है। बताओ ये एंगल इसके बराबर आएगा क्या? ये जो भी एंगल है, मान लो किसी एक पॉइंट पर, अर्थ के किसी एक पॉइंट पर यह एंगल है 30 डिग्रीज, बताओ यहाँ 30 डिग्रीज आएगा क्या? यस सर नो? तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है बेटा। 3D है ना, इसलिए आपके लिए विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, डोंट ट्राई, क्योंकि एग्जाम में वो काम में नहीं आने वाला है। यदि वो विजुअलाइजेशन आपके काम में आता होता तो मैं कराता। आज एक बहुत टफ विजुअलाइजेशन करवाऊंगा मैं आपको, आपकी जान निकलने वाली है उसमें। तो इसको आप विजुअलाइज करने की कोशिश ना करें, कोई काम का नहीं। व्हाट डज द डायग्राम से? गौरी कौन सा डायग्राम बेटा? डायग्राम ये बता रहा है कि अलग अलग पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इस पॉइंट को अभी के अभी लॉक करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये जो पेन है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये पेन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ कितने वर्टिकल प्लेन्स हैं जिनमें ये पेन लाई करेगा? हाउ मेनी वर्टिकल प्लेन्स विल कंटेन दिस पेन? देयर इज ओनली वन। ठीक है, तो मैं उसको ना विजुलाइज कराने के लिए बोर्ड का प्लेन यूज करता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। और ये कन्वेंशन भी, एक मिनट, ये कन्वेंशन भी आपको बता दूं, ये तो आपने नोट कर लिया है। कन्वेंशन क्या है, इसको ड्रॉ करके एक बार फिर समझाता हूं। यही वाली स्लाइड वापस यही ड्रॉ करूंगा मैं। मान लीजिए कहीं पर नीचे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, ये एक्चुअल नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ साउथ। और मैग्नेटिक नीडल जो है इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे इधर पॉइंट कर रही है, मैग्नेटिक नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब जियो मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है, और ये एंगल आपको इधर वाला एंगल 3 डिग्रीज दे दिया। तो ये जो डेक्लिनेशन है ईस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक नीडल ईस्ट की तरफ डिविएट हो गई है, तो इसको प्लस साइन के साथ मेजर करते हैं। जो ईस्ट की तरफ डेक्लिनेशन आता है, जो डेक्लिनेशन, इसको थीटा ही बोलो बेटा, डेल्टा मत बोलो। इसके लिए सिंबल अपन यूज करेंगे थीटा, डेल्टा लिख भी लिया तो नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तो ये जो एंगल ईस्ट की तरफ रहता है नीडल का, तो ये प्लस साइन के साथ कन्वेंशन है। तो या तो इसको लिखेंगे +3 डिग्रीज का डेक्लिनेशन है, तुम कहो +3 डिग्रीज मतलब किस तरफ चला गया? मैग्नेटिक नीडल किधर चली गई? ईस्ट की तरफ चली गई। उसको होना चाहिए एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो इधर उधर जा रही है, तो ईस्ट की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये ईस्ट की तरफ जाएगी। मान लीजिए नीडल जो है इधर आ गई 5 डिग्रीज पे वेस्ट की तरफ, तो विथ साइन लिखेंगे तो -5 डिग्रीज, या लिखेंगे ऐसे, यहां इसको लिखेंगे 3 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 3 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसको लिखेंगे 5 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये कन्वेंशन। बेटा अभी तुम इतना अभी आ रही है आवाज?
ठीक है ना? चलो, अच्छा, ये कन्वेंशन याद रखना बेटा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझते हैं कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस प्लेन में रहती है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और यदि आपको मैग्नेटिक मेरिडियन गिवन है तो आप कहेंगे अर्थ की फील्ड इस प्लेन में है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मान लो अर्थ की फील्ड ऐसे मैंने शो करी, ये अर्थ की फील्ड है ना? इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो यदि मैं मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई करना है, तो दिस वर्टिकल प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन जिसमें अर्थ की फील्ड कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। लेकिन हर वर्टिकल प्लेन में अर्थ की टोटल फील्ड नहीं आएगी। उसको विजुअलाइज करने के लिए एक और केस से मैंने ये वर्टिकल प्लेन लिया, ठीक है, इसके मैं दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देता हूं। ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, और ये अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड इस प्लेन में आ गई। अब मैं यदि ये वाला प्लेन लेता हूं, बताओ इस प्लेन में अर्थ की टोटल फील्ड आ रही है कि सिर्फ एक कंपोनेंट आ रहा है? इस प्लेन में ये ऐसे शो कर रहा हूं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो इस प्लेन में पूरी फील्ड आ रही कि एक कंपोनेंट। बस अब एक पॉइंट लिख लो, ये तो लिख ही लिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की फील्ड आएगी। इन एनी अदर प्लेन, इन एनी प्लेन अदर देन, इन एनी प्लेन other than magnetic meridian, there will be there will be there will only be a component, there will only be a component of EMF। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट मिलेगा। ये इतना क्रिटिकल पॉइंट है, और आप बोलेंगे सर ये क्रिटिकल क्यों है? तो बहुत इजीली समझ में आ गया, क्योंकि अपन ऑर्डर ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं चीजों को इजीली समझ जाओगे आप। बहुत तकलीफ आने वाली यदि पॉइंट अप्रिशिएट नहीं किया तो। ठीक है, तो आप देखें, ये याद रखें। और अब आगे का पॉइंट, एक दो डेफिनेशंस और देख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। एंगल ऑफ डेप्थ, ये भी समझे, एंगल मेड बाय, लिख लें, ये नहीं लिखे ना, पहले मुझे और कुछ लिखने दें, मैं समझाते हुए लिखूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। दिस इज एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल। अर्थ की जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेप्थ। और याद रखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये अर्थ, ठीक है, इसको दो हाफ में डिवाइड करते हैं। इधर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, फिर नोट करना। ये है नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर और इधर सदर्न हेमिस्फीयर। हमको मैग्नेट के लिए मालूम है, किसी भी मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर जाती हैं। अंदर दूसरा बिहेवियर है यहां, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में अंदर जाती है, ये हमको पहले से मालूम है। यहां पर बताओ मैग्नेट का एक्चुअली कौन सा पोल छुपा पड़ा है? यहां पर हम पहले हमने देखा कि यहां पे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन सा पोल है? यहां पे साउथ पोल दबा पड़ा है। यहां मैग्नेट का कौन सा पोल दबा पड़ा है? साउथ पोल। तो यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई एक पॉइंट लिया, जो नोट करना मैं आपको बता दूंगा, आप समझो। नॉर्थ हेमिस्फीयर में मान लीजिए ये अर्थ का कोई पॉइंट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हम, ये अर्थ की सरफेस है।
तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ पोल दबा पड़ा है, जमीन के अंदर साउथ पोल है, साउथ पोल की तरफ लाइंस जाएंगी, तो यहां पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर जाएंगी। तो ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है नीचे की तरफ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से नीचे जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पोल दबा पड़ा है जमीन के अंदर, साउथ पोल। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में यदि आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, साउथ हेमिस्फीयर में कोई एक पॉइंट, वहां अर्थ की सरफेस ड्रॉ करी, अंदर कौन सा पॉइंट कौन सा पोल दबा पड़ा है, नॉर्थ पोल दबा हुआ है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो यहाँ जो फील्ड लाइंस है वो ऊपर की तरफ निकलेंगी, तो ये एंगल ऊपर की तरफ, कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये एंगल नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, और ये एंगल नीचे की तरफ पॉजिटिव माना जाता है, दिस एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव, जो ये लिख लेंगे, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंगल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन इज टेकन एज इज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, फिर से एक बार, साउथ पोल अंदर दबा पड़ा है तो फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ जाएंगी, अर्थ की सरफेस के अंदर घुसेंगी, तो यहां पे मान लीजिए एंगल 15 डिग्रीज है, ये 15 डिग्रीज है, तो अपन या तो ऐसा लिखेंगे 15 डिग्रीज डाउन, या +15। सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल दबा पड़ा तो वहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और मान लो ये एंगल 15 डिग्रीज है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू -15 डिग्रीज। ठीक है, प्लीज नोट इट, इसमें सब कुछ आ गया है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, ऐसा प्लेन मिलेगा ना बेटा, आएंगे धीरे धीरे उस प्लेन पे भी आएंगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस इसके करते हैं और फिर डिप सर्कल के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ये स्क्रीनशॉट आप सॉल्यूशन के साथ लेना, मैं समझा रहा हूं। एट अ पॉइंट ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स अप एट 37 विथ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया आपको, अर्थ की फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है। समझा रहा हूं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। किसी एक पॉइंट पर वो कहते हैं कि जो अर्थ की फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, अर्थ की फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल के ऊपर कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्रीज, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, बाद में 37 रख देना। और यहां आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दे दिया है, तो कोई भी कैलकुलेशन इस तरह का परफॉर्म करना है तो जो ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूं वो आप यूज करेंगे, और उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट एज इट इज आप जनरेट कर पाएंगे। तो यहां पर यदि मैं दोनों कंपोनेंट्स ड्रॉ करूंगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। बहुत इजीली इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से कोई भी दो पैरामीटर्स मालूम है, कोई भी दो मालूम है तो बाकी तीनों निकाल सकते हैं। पांच है ना, 1 2 3 4 है, सॉरी 4 है ना। इफ यू नो एनी टू यू कैन फाइंड रिमेनिंग टू। जैसे मान लीजिए इस केस में आपको बी एच और डेल्टा दे दिया है, ठीक है, तो अब बी वी कैसे निकालेंगे, बी वी बाय बी एच जो कि गिवन है, तो 10 डेल्टा, ये आगे भाई, आपको ये एंगल दे दिया 37, बी एच की वैल्यू आपको दे दी तो बी वी निकल जाएगा, और आपको बी निकालना है तो बी एच बाय बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज cos डेल्टा। और यदि ऐसी ये दो कंपोनेंट्स मालूम है, तीसरा निकालना है तो यू कैन इजीली यूज पाइथागोरस थ्योरम, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। अरे बहुत इजीली इस ट्राइंगल से कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं, तो बस एक क्वेश्चन काफी है, मोर देन सफिशिएंट। यस मृदुल, नाइस ऑब्जर्वेशन। ये एंगल एग्जैक्टली अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है बेटा, एंगल ऑफ डिप जो है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, वो भी कवर करेंगे ना।
एक बार डिप एंगल यानी जो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो नीचे की तरफ रहता है, साउथ हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ, बस इतना ही। ठीक है, बढ़िया। 45 एंड 75 न्यू टेस्ला चलेगा। एक और क्वेश्चन। इफ स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट। सॉल्यूशन में सिर्फ इक्वेशंस लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज 7 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ and is shown as this, ये magnetic needle, this is magnetic needle, magnetic needle, then north lies in which direction। ये magnetic needle ऐसी है white कलर में, तो पूछ रहे हैं कि जो नॉर्थ है वो किधर है, कौन से एरो से सही नॉर्थ डायरेक्शन पता चलेगा। मैग्नेटिक नीडल ऐसे है और आपसे पूछा है कि सही नॉर्थ कौन सा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ लेना। अब अंडरस्टैंडिंग, हमेशा पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ट्रू नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। और यदि आपको कहते हैं कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है 7 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, 7 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो 7 डिग्रीज ईस्ट की तरफ, ये मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल। इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? नो। अब आप ये देखो, मैग्नेटिक नीडल के रिस्पेक्ट में नॉर्थ जो है वो लेफ्ट पे है कि राइट पे है? मैग्नेटिक नीडल के रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट की तरफ है, इधर जा रहा है, ठीक है। यहां मैग्नेटिक नीडल इधर है, तो बताओ यदि मैग्नेटिक नीडल इधर शो करी है तो नॉर्थ इधर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल के लेफ्ट पे 7 डिग्रीज पे है। ये नॉर्थ आ गया, ये सही है। बस यहां से पता करना है कि भैया वो लेफ्ट हैंड साइड पे कि राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो ये हटा रहा हूं, आप लिख लेना ऑप्शन, ये जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह वगैरह। तो आंसर इज, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बस ये आपसे पूछेंगे एक नंबर का क्वेश्चन 12th में, नेम द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, जो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, अंडरस्टूड है। और एंगल ऑफ डिप, जो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ये ऊपर भी हो सकता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर होता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये नीचे होता है। अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल, ये तीनों एलिमेंट्स अपन ने पढ़ लिए हैं। डिक्लिनेशन एंगल हमेशा वर्टिकल, अरे वर्टिकल नहीं है अजीत, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ किया मैंने। डिक्लिनेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं। कैसे? जैसे ये है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ इधर किया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल आया ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है। अजीत कहाँ हो बेटा? तो बस ये नाम मालूम होना चाहिए कि ये 3 एलिमेंट्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिप सर्कल, यहां आपके दिमाग की नसें खिंच सकती हैं। मैं 2 डेफिनेशंस लिख रहा हूं, एक और कंपास निडल भी लिख देता हूं। कुछ लोग जानते हैं उसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं मालूम रहता है, तो कंपास निडल के बारे में भी यहां लिख देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना। कंपास निडल, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट, free to rotate
in horizontal plane about a vertical axis. About a vertical axis. इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल रहता है और डिप नीडल या डिप सर्कल, इट इज अ मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। दोनों को विजुअलाइज कराता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, a magnetic needle which is free to rotate about horizontal axis in vertical plane। dip circle हमेशा vertical plane में घूमता है, dip needle हमेशा vertical plane में घूमती है और कंपास नीडल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है। तो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज। देखो ध्यान से, जैसे बहुत ध्यान से, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ही होता है, वर्टिकल प्लेन्स आर इनफाइनाइट, वर्टिकल प्लेन्स आर इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सिंगुलर। अब देखो ध्यान से, दिखा देंगे बेटा कंपोनेंट वाली स्लाइड। यदि कोई मैग्नेटिक नीडल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर सकती है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये ऐसे घूम सकती है, ये कंपास नीडल है। बताओ इसके मोशन को अर्थ के फील्ड का कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट करेगा? अभी अर्थ की फील्ड का। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगी। लोग बीवी भी लिख रहे हैं, कौन है भाई बीवी लिखने वाला? जो एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट है उसको हटा देंगे। ये कितनी बार बताया मैंने, कई बार रिपीट किया है कि जो कंपास नीडल है उसके मोशन को सिर्फ अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अफेक्ट करेगा। ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेगा और हमेशा इसको छोड़ दोगे तो ये जो भी अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अलोंग अलाइन हो जाएगी। तो मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है और ट्रू नॉर्थ इधर है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, भले से ट्रू नॉर्थ इधर है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट, इसके लिए ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। कितने वर्टिकल प्लेन्स होते हैं? इनफाइनाइट। ध्यान से सुने। डिप सर्कल यानी एक मैग्नेटिक नीडल जो कि वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है और उसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स में सेट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुने, मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, बोर्ड का प्लेन, ये बोर्ड का प्लेन। तो मैं अर्थ की फील्ड प्लॉट कर देता हूं। ये अर्थ की फील्ड मान लीजिए यहां पर ऊपर की तरफ 37 डिग्रीज पे या 30 डिग्रीज पे, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्लेन में अर्थ की टोटल फील्ड आ गई और ये वर्टिकल प्लेन है। कितने ऐसे वर्टिकल प्लेन्स होते हैं जहां अर्थ की टोटल फील्ड आ जाती है? बताओ कितने ऐसे प्लेन्स होते हैं? देयर इज ओनली वन, दैट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। वैसे तो इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन ऐसा है जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और डिप नीडल को मान लो ये डिप नीडल है, ब्लू कलर की डिप नीडल है, येलो ये डिप सर्कल, और मैग्नेटिक नीडल को मैंने ऐसे छोड़ दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकती है और इसको किसी भी वर्टिकल प्लेन में सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जान करके सेट किया है मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो यहां से छोड़ा है और ये एक्सिस है और ये मैग्नेटिक अर्थ की इसी प्लेन में है। तो बताओ ये यहां मिलेगी कि अर्थ की फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगी?
अलाइन हो जाएगी। तो अलग अलग वर्टिकल प्लेन में अलग अलग बिहेवियर। मैग्नेटिक मेरिडियन में ये जो डिप नीडल है, इसके मोशन को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगी। ओनली इन मैग्नेटिक मेरिडियन द मोशन ऑफ डिप नीडल विल बी डिसाइडेड बाय रिजल्टेंट फील्ड ऑफ अर्थ। सिर्फ इस प्लेन में। बाकी प्लेन में सेट करेंगे तो उधर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी नहीं है। बाकी के प्लेन्स में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा। तो किसी और वर्टिकल प्लेन में यदि डिप नीडल को छोड़ते हैं तो उस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी नहीं आती, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट आता है। वापस से विजुलाइज कराऊंगा। तो किसी दूसरे प्लेन में डिप नीडल के मोशन को अर्थ की फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट डिसाइड करेगा। किधर अलाइन होती है वो कंपोनेंट डिसाइड करेगा। यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन में इसको छोड़ देंगे तो ये फाइनली यहां जाके रुक जाएगी। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन शो करेगी अर्थ की फील्ड का इस प्लेन में, यहां जाके रुक जाएगी। क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो यहाँ ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है पूरी की पूरी लग रही है, तो ये मैग्नेटिक नीडल इस फील्ड के डायरेक्शन में आके रुकेगी। तो मैग्नेटिक नीडल से आपको सही एंगल ऑफ डिप मिलेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब विजुलाइज करो, थोड़ा फोकस बढ़ा लो। अब तकलीफ बढ़ने वाली है। मान लो मैं, ये अर्थ की फील्ड ऐसी है, उसका फिर से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मैं ऐसा प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूं डिप नीडल के लिए जो कि इसके परपेंडिकुलर है। नीडल ऐसे घूम सकती है, इस प्लेन में घूमेगी। इस प्लेन में इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। ये एक्सिस है और ये ऐसे घूमने वाली है। ये मेरा हाथ मैग्नेटिक नीडल है, इस प्लेन में घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो बताओ इस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? सिर्फ बीवी। तो इसका मोशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये कंपोनेंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब मैग्नेटिक नीडल को, ये कंपोनेंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक नीडल को छोड़ देंगे तो इस कंपोनेंट के अलोंग अलाइन हो जाएगी। यस और नो? अब वो किधर आके रुकेगी? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पर किसी दूसरे प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई दूसरा प्लेन आपने सिलेक्ट किया तो अर्थ की पूरी फील्ड इधर नहीं आएगी, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट आएगा। तो जिधर वो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक नीडल उधर अलाइन हो जाएगी। तो बताओ ये जो मैग्नेटिक नीडल ऊपर का डायरेक्शन शो कर रही है, ये अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन शो कर रही है कि ये कंपोनेंट का? कंपोनेंट का डायरेक्शन मिल रहा है कि रिजल्टेंट फील्ड का? तो भैया यहां पर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का डायरेक्शन मिलेगा, मतलब ये कहलाएगा एपेरेंट डिप, एपेरेंट डायरेक्शन, एपेरेंट डिप, गलत डिप। इससे जो डायरेक्शन मिलेगा वो अर्थ की फील्ड का नहीं मिलेगा। तो यहां जो आपको मैग्नेटिक नीडल से डायरेक्शन मिल रहा है उसको नाम दे दिया गलत डिप, यानी एपेरेंट डिप। दिस इज ओके, एपेरेंट यानी गलत नहीं होता है, इट अपीयर्स टू बी। तो आप लिखो, ये ध्यान रखना, यदि अपन डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करेंगे तो इस प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की पूरी फील्ड है तो अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। किसी दूसरे प्लेन में अपन काम करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई भी दूसरा प्लेन सिलेक्ट किया तो उस प्लेन में अर्थ की फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट रहने वाला है। तो डिप नीडल उस कंपोनेंट का डायरेक्शन शो करने वाली है, तो वहां से अपने को एपेरेंट डिप मिलने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो आप चाहो तो ये लिख लो, डिप सर्कल इन, या इधर लिखा हुआ ना, मैंने पहले लिखा हुआ। अरे वाह, ये तो लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़ देता हूं। If dip circle is set in magnetic meridian, it shows actual angle of Earth's magnetic field यानी actual angle of dip। क्योंकि उस प्लेन में अर्थ की पूरी फील्ड आ गई तो अर्थ की फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। As Earth's magnetic field lies in magnetic meridian, as Earth's magnetic field lies in magnetic meridian, dip needle aligns along Earth's magnetic field। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो मैंने समझाया दूसरा प्लेन यूज करके, इफ any other vertical plane is selected, then there is
only one component of Earth's magnetic field, and dip needle shows direction of this component. Dip needle shows direction of this component. Hence, this angle is called apparent dip. Hence, this angle is called apparent dip. Is this much clear? समझा तो पहले ही दिया, अब नोट्स में भी आपको लिखने के लिए मैंने दे दिया है. ठीक है, क्लियर है तो वाई बोल दो. ये जो प्रॉपर्टी लिखी मैंने, नहीं तो नो लिख दो. अजीत बता रहा हूं, अजीत इस पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा. आई एम कमिंग टू योर पॉइंट. देयर इज ओनली वन स्टूडेंट अथर्व. अथर्व ये फिर 5 मिनट का लेक्चर वापस देख लेना, क्योंकि एक अकेला स्टूडेंट है जो कह रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो लेट्स मूव अहेड. ठीक है, कल आपको वीडियो लेक्चर मिल ही जाएगा. अब दो फॉर्मूले आपको घोटना है. पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं समझाता हूं बेटा. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूं दोनों रिलेशंस जल्दी जल्दी. अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग. प्लीज पे अटेंशन. ऐसे थोड़ा सा 3D फील्ड डेवलप करते हैं. मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, बोर्ड का प्लेन. इस प्लेन में डिप नीडल को सेट करेंगे तो पूरी अर्थ की फील्ड इसी प्लेन में, तो वो अर्थ की फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगी, तो अर्थ की फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी. लेकिन यदि आप कोई दूसरा प्लेन सिलेक्ट करते हैं, मान लो वो प्लेन वर्टिकल प्लेन ही है, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है ना, उसको ऐसे विजुलाइज करें जैसे फाइल. प्लीज विजुलाइज. से मान लीजिए ये है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, यहां अर्थ की फील्ड है, और यदि आप मैग्नेटिक नीडल को इधर ही रोटेट कराओगे तो इधर अलाइन हो जाएगी. अब आप कोई दूसरा प्लेन सिलेक्ट करते हो, ये है, ये वाला पेज है मैग्नेटिक मेरिडियन. अब ये दूसरा वर्टिकल प्लेन, ये वाला, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ये एंगल है. तो यदि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये दूसरा प्लेन है, इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट आने वाला है. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन में, तो इस प्लेन में डिप सर्कल को सेट करेंगे तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट इस प्लेन में है उसके अलोंग अलाइन हो जाएगी. और मान लो ये दोनों, इसमें आपको अपेरेंट डिप मिलने वाला है, इसमें आपको ट्रू डिप मिलने वाला है, इसमें कंपोनेंट का एंगल मिलने वाला है. और मान लो ये दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल अल्फा है. तो एक रिलेशन आपको याद रखना है, यहां पर डिप सर्कल सेट करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कहीं और, तो आपको अपेरेंट डिप मिलेगा, और अपेरेंट डिप is given by true dip divided by cos of angle between plane of dip circle जिसमें आपने डिप नीडल को सेट किया और मैग्नेटिक मेरिडियन. ये प्लेन ऑफ मेजरमेंट है. ठीक है, दिस इज बेसिकली प्लेन ऑफ डिप सर्कल. प्लेन ऑफ मेजरमेंट. तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला रिलेशन जो आपने नोट कर लिया, ऑलरेडी नोट कर लिया. दूसरा जो रिलेशन है बहुत काम का, यदि आपने डिप सर्कल को इस प्लेन में सेट किया, सपोज ये प्लेन, ऐसा प्लेन, और इसमें आपने अपेरेंट डिप मेजर किया, सपोज डेल्टा 1.
फिर आपने उसको परपेंडिकुलर प्लेन में सेट कर दिया। पहले जिस प्लेन में मेजर किया है, इस वाले प्लेन में मेजर किया है, और अब उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मेजर कर रहे हैं, और एंगल मिला डेल्टा 2। तो इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में यदि आपको ये अपेरेंट एंगल मालूम है, तो ट्रू डिप निकालने के लिए जो पहले प्लेन में एंगल मेजर किया डेल्टा 1, फिर दूसरा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मेजर किया, इन दोनों को यूज करके आपको ट्रू डिप मिल जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में डेल्टा 1 डेल्टा 2 आर डिप एंगल्स मेजर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो ये रिलेशन आया, यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनिए बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, plane of measurement, sorry, angle of dip measured is 60 degrees and true dip is 30 degrees. Find angle of plane of measurement with magnetic meridian. अब खुद ही डेटा पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतना इजी है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं एक बार लिख देता हूं। तो यहाँ पे आपको किसी एक प्लेन में जो मेजर किया एंगल वो दे दिया है, और ट्रू डिप भी दे दिया है, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन ऑफ मेजरमेंट दोनों के बीच का एंगल अल्फा पूछा है। तो हमारे पास रिलेशन है 10 डेल्टा अपेरेंट मेजर्ड इज 10 डेल्टा ट्रू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ये अल्फा पूछा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन ऑफ मेजरमेंट के बीच का एंगल है, ये 60 है, तो दिस इज √3, दिस इज 30, 1/√3, नीचे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज 1/3, तो अल्फा इज कॉस इनवर्स। ये लेवल है क्वेश्चंस का। ठीक है, इज दिस क्लियर? तुशिका, बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत इजी है बेटा, लेकिन ये आपको रिटेन करना है। नहीं नहीं, आपको अल्फा की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछेंगे बेटा, या तो 1/2 1/√3/2 ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता तो बात अलग है। एक क्वेश्चन और, dip measured in dip measured in two mutually perpendicular positions planes are 45 degrees and 60 degrees. Find true dip. अभी भी एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स जहां भी मेंशन्ड है, तो जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज cot स्क्वायर डेल्टा 1, पहली पोजीशन में जो एंगल आया, तो उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन में जो एंगल आया, और इधर आ जाएगा cot स्क्वायर डेल्टा 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ 45
वैल्यू रख दो तो ये 1 स्क्वायर, दिस इज 1/√3 का स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। कोई दम ही नहीं है यार, बिल्कुल कोई दम नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। चलो बढ़िया। तो यहां पर जैसे 10 डेल्टा ट्रू आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा √3/4। बताओ ये कितना आएगा? 30 डिग्रीज की 60 डिग्रीज? जल्दी बताओ, √3/2 है, 30 की 60, 30 आएगा कि 60 √3/2 पे? नन। ये 10 है। √3/2 साइन और कॉस में आता है, 10 में कभी नहीं आता। शाबाश। ये वाली स्लाइड, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशंस आपको लिखना है, तो आप एक डेफिनेशन लिख लो, बाकी दोनों अपने आप खुद लिख पाओगे। लिखो एक डेफिनेशन, आइसोगोनिक लाइन, हेडिंग डालो आइसोगोनिक लाइन। ये बाद में स्क्रीनशॉट लेना, पहले आप एक लाइन लिखो खुद, आइसोगोनिक लाइन। लाइन ऑन मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, आइसोगोनिक लाइन के लिए लिखेंगे, आइसोगोनिक लाइंस नहीं, लाइन लिखो, आइसोगोनिक लाइन। लाइन ऑन मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, line on magnetic map of earth joining all points, joining all points having same angle of declination. Isogonic line, line on magnetic map of earth joining all points having same angle of declination. ठीक है। और फिर इसमें एगोनिक लिख लेना, एगोनिक यानी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। जिस लाइन के ऊपर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सभी पॉइंट्स पे जीरो होता है, दैट लाइन इज एगोनिक लाइन। पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है। जिस लाइन पे गोनिक सेम डिक्लिनेशन, एगोनिक जीरो डिक्लिनेशन। अब सुने, आइसोक्लिनिक लाइन, लाइन अब सुन लें, खुद लिख सकते हैं, लाइन ऑन मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ joining all points with same angle of dip. Line on magnetic map of earth joining all points having same dip। तो याद रखने का सिंपल तरीका देख। और ए क्लिनिक क्या हो जाएगी बताओ? ए क्लिनिक लाइन, लाइन जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ जीरो एंगल ऑफ डिप। जीरो एंगल ऑफ डिप वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है एक क्लिनिक लाइन। इसका एक और नाम है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आइसोडायनेमिक लाइन की डेफिनेशन खुद ही लिख सकते हैं। देर आर मल्टीपल सच लाइन्स बेटा, देर आर मल्टीपल सच लाइन्स। जैसे 10 डिग्रीज एंगल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हो जाएगी, 20 डिग्रीज के एंगल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। और आइसोडायनेमिक लाइन, लाइन ऑन मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ joining all points having same horizontal component। तीन एलिमेंट्स हैं अर्थ के, सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है आइसोडायनेमिक लाइन। ठीक है। बिल्कुल, यू कैन डिफाइन ए डायनेमिक लाइन। ठीक है। तो कुछ रह गया क्या? ठीक है, अब एक दो पॉइंट्स और ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनना, कल मैं रिपीट करूंगा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कोई भी मैग्नेटिक नीडल किसी प्लेन में फ्रीली रोटेट करती है
तो सिर्फ वो वाला कंपोनेंट इसके मोशन को डिसाइड करेगा जो उसके प्लेन में है। ठीक है, यदि प्लेन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मैग्नेटिक नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है, कहीं भी अलाइन रुकने नहीं वाली, कहीं जहां छोड़ दोगे वहां रुक जाएगी, क्योंकि अलाइन करने के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक बार फिर, जिस प्लेन में मैग्नेटिक नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है, उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो जिधर है मैग्नेटिक नीडल उधर अलाइन हो जाएगी, क्योंकि वो टॉर्क लगा के घुमाएगा। यदि जिस प्लेन में वो रोटेट कर सकती है उस प्लेन में कोई मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ही नहीं, तो जिधर छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसको घुमाने वाला कंपोनेंट नहीं है। इज दिस ओके? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एट पोल्स, है ना, जियोमैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक पोल्स, जियोमैग्नेटिक पोल्स, फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में पोल्स पे। विजुलाइज, मान लीजिए आप जहां नॉर्थ पोल है वहीं खड़े हैं, या नॉर्थ पोल है, तो फील्ड लाइंस एग्जैक्टली ऐसी बाहर निकलेंगी। ठीक है, मान लीजिए साउथ पोल है तो फील्ड लाइन एग्जैक्टली अंदर जाएगी। तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, जहां अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं, उन पॉइंट्स की बात करें पहले, ये याद रखेंगे। मैग्नेटिक पोल्स पे, जियोमैग्नेटिक पोल्स पे BH0, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, ये सब ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुआ, ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन हुआ। कोई व्यक्ति यदि इस पॉइंट पे स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वैसे खड़ा हुआ है। यहां पर हमारे रिस्पेक्ट में उल्टा खड़ा हुआ है, लेकिन जिस पोजीशन पे ये है वहां व्यक्ति ऐसे खड़ा रहेगा। तो ये मैं आपसे पूछूं, ये व्यक्ति जिस पॉइंट पे खड़ा है अर्थ के, ये उल्टा खड़ा है कि सीधा? बताओ, उल्टा कि सीधा? सीधा खड़ा है। जो सेंटर से दूर जाता हुआ डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अर्थ के सेंटर से दूर आसमान की तरफ जो जाता है, सबको मालूम है आसमान की तरफ वर्टिकली अप डायरेक्शन। अर्थ के सेंटर से आसमान की तरफ जो जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, और जो इसके परपेंडिकुलर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। ये वर्टिकल डायरेक्शन हुआ और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मालूम रहता भी है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया। तो जहां, सॉरी, ये एक्चुअल में नॉर्थ पोल है। मैं नॉर्थ पोल प्लॉट करूंगा ना, तो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ प्लॉट करूंगा ना, तो यहाँ पे साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जो जियो मैग्नेटिक साउथ है वहां पे एक्चुअल में नॉर्थ पोल है, फील्ड ऐसी रहेगी। तो यह दोनों पॉइंट्स पर BH की वैल्यू 0 है। ये ध्यान रखना, यहां पर BH की वैल्यू 0 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ क्या है? BV, देयर इज ओनली BV। अच्छा, यहां पर अब मान लो मैं पोल पे खड़ा हूं, साउथ पोल पे खड़ा हूं, ये साउथ पोल है सपोज, तो फील्ड ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन में, फील्ड किधर? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बताओ मैग्नेटिक नीडल किधर अलाइन हो जाएगी? मैग्नेटिक नीडल किधर अपने आप को अलाइन कर लेगी? जल्दी बताओ। एनीवेयर, कहीं भी। इट कैन अलाइन इन एनी डायरेक्शन, जिधर छोड़ दोगे वहां रुक जाएगी, क्योंकि उसको घुमाने के लिए कोई कंपोनेंट नहीं, क्योंकि कंपोनेंट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पर कंपास नीडल कैन अलाइन इन एनी डायरेक्शन। चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, मेन पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। यस, कंपास इज यूजलेस एट